अच्छा सवाल किया आपने, मुझे जवाब देना पड़ेगा। ये पुलों के नीचे बैठे वो घरों से नशा हो गए, अपनी जवानी बर्बाद कर ली उन्होंने। आप सच लिखते हैं जी, आपको सच लिखते हुए डर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट आउट पीके के साथ मैं हूं आपका होस्ट आसफ रशीद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मेरे साथ मौजूद हैं दिलावर हुसैन चौधरी साहब, जो कि सियासी और समाजी कारकुन हैं, बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने इनके 2-4 कॉलम पढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ। तो मैंने चौधरी साहब से दरख्वास्त की कि आपकी आवाज़ जो है वो मैं आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं, आपकी सोच को आवाम तक लेके जाना चाहता हूं कि इतनी अच्छी सोच के हामिल इंसान अंधेरे में हैं, तो हम उनको आपकी नज़र करना चाह रहे हैं कि आवाम भी उनको सुने, उनके ख्यालात सुने, उनके ख्यालात से महसूस हों। तो चलते हैं, ज़्यादा तमहीद में नहीं बांधूंगा, आपके और अपने मेहमान के दरमियान ज़्यादा जो है महल नहीं होना चाहता। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? जनाब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपनी बात कर सकूँ। अभी पता नहीं आप किस तरह के सवाल करते हैं। नहीं चौधरी साहब, सवाल तो बिल्कुल आसान ही करेंगे। आप इतने अच्छे कॉलमिस्ट हैं, अच्छा लिखते हैं। मैंने आपका कॉलम जो है, पिछला जो कॉलम था सच की सोच, वो पढ़ा है। यकीनन आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, नो डाउट कि उसमें आपने, राइटर होता है वो हमेशा हकायक के ऊपर बात करता है, सच की बात करता है, सच का दाई होता है। और आपके कॉलम के अंदर मुझे वो सच नज़र आया है। आपके जितने भी कॉलम होते हैं उनके अंदर जो सच्चाई होती है वो बिल्कुल आवाम की अमंगों की तर्जमानी कर रही होती है कि आवाम का जो दर्द है और सियासी सोच कब से दिल में आपके आई। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं इसके लिए मुझे थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा अपने दोस्तों को बताने के लिए भी कि ये सवाल जो आपने किया है, इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि बहुत कम उम्री में मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। एक मतलब कोई जागीरदार टाइप का आदमी नहीं हूँ। ये सोच मुझे कब से पैदा हुई, इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि 1977 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने इसका आगाज़ किया। बल्कि उससे भी पहले चले जाएं तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो साहिवाल में पहला जलसा हुआ था शेख ज़फ़र अली स्टेडियम में, उसमें मैंने शिरकत की थी। तो उस वक़्त मुझे पता चला कि अवाम के भी कोई हकूक़ होते हैं। अभी बचपन का दौर था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये हकूक़ जो है ये कैसे हासिल किए जा सकते हैं। इसी तगोदो के अंदर 1977 में गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, उसकी बुनियाद रखी गई। तो हमारे सदर बहुत ही मोहतरम शख्सियत के, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, मेरे पॉलिटिकल उस्ताद भी हैं, वकास भट्ट साहब, और मैं जनरल सेक्रेटरी था NSF का। जी जी। तो वहाँ से फिर अमली तौर पर जो है मेरा आगाज़ हुआ सियासी और समाजी वर्ग का। तो बाद में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, उस पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला, जिसमें बहुत कुछ सीखा। तो अब तक मैं अपने आप को स्टूडेंट ही समझ रहा हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी का दौर देखा है, और जो अवाम के हकूक़ की सोच मेरे अंदर थी, तो उसके लिए जद्दोजहद जारी है। माशाल्लाह। ये जो सब पाकिस्तान में जो सच बोलते हैं, ये सच लिखते हैं जी, हमेशा वो पीछे रह जाते हैं, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, मैं समझता हूँ कि सच लिखने वाले या सच बोलने वाले पीछे नहीं रह जाते। अगर तो उसको दुनियावी तौर पे या माली तौर पे बंदा समझे कि जी मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं मिला,
तो मैं नहीं समझता कि इसको पीछे रहना कहा जाए। आप अपना काम जो है वो करते जाएं, सच बोलते जाएं, सच लिखते जाएं। कम से कम अवाम जो है आपके सच बोलने और लिखने से कुछ शऊर हासिल कर ले। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि सच लिखने वाले या सच बोलने वाले पीछे रह जाते हैं। उनकी जीत, उनका ज़मीर जो है वो मुतमिन होता है, तो यही उनकी जीत होती है। जो सर, मैं ये सहाफ़त करते हुए 12 साल हो गए हैं। मैंने 12 साल के कैरियर के अंदर यही देखा है, जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो सबसे बड़े लीडर होते हैं। जी, ये असल में ना आपने अच्छी बात की है, लेकिन झूठ बोलने वाले को कम से कम मैं तो बड़ा लीडर नहीं समझता। मैं तो उसको झूठा ही कहूँगा। अव्वल तो मैं उसको लीडर समझता नहीं हूँ, ना वो लीडर कहलाने के काबिल है। ये कहते हैं कि यही सियासत है, वो सियासी बयान था। नहीं, अगर ये सियासत है तो ये उनके कहने के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि वो इसको सियासत समझते हैं। मैं तो इसको बिल्कुल सियासत नहीं समझता। सियासत सच्चाई का नाम है। सियासत करने के लिए खिदमत का जज्बा होना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो। अवाम जिनके लिए आप सियासत कर रहे हैं, उनके हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो इसको सियासत समझता हूँ। ये जो सब आप सच लिखते हैं जी, आपको सच लिखते हुए डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सच बोलना जो है ना, इसकी तकीद एज ए मुस्लिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच बोलने की तलकीन की है। कुरान पाक हमारी जो किताब है, जिसके ऊपर पूरा हमारा एक निज़ाम है चल रहा है, उसने भी हमें सच बोलने की ताकीद की है और झूठ की ममानियत की है। झूठ जो है ये बुराई की जड़ है, तो इसलिए मुझे डर किस चीज़ का है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो सच बोलने वाला, सच लिखने वाला, सच्ची बात करने वाला, अल्लाह करीम उसकी हर वक्त हिफाजत करता है। बिल्कुल। इसलिए मुझे कभी भी कोई इस किस्म का खौफ नहीं है। कॉलम लिखने का ख्याल कब आया आपको? लिखने लिखाने का डॉक्टर साहब जहाँ तक बात है ना, तो ये भी बहुत पुरानी बात है। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने नज़म लिखी थी। अपने स्कूल का एक गज़ट कह लें या रिसाला कह लें, छपा था उसमें 1977। उसके बाद काफ़ी सारे रिसाले, हफ्ते रोज़ा, माहनामे लिखता रहा हूँ उसमें मैं। फिर मैं बाहर चला गया UAE में, तो वहाँ भी ऑफिशियल काम था मेरा, मैनेजरियल सीट थी मेरे पास। तो फारग टाइम वहाँ भी मैं एक पाकिस्तानी अखबार था हफ्ते रोज़ा, समुंदर पार, उसमें काफ़ी अरसा लिखता रहा मैं। तो ये कंटिन्यू है, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। जी, जो सब सुनने में आया कि आप बहुत अच्छा हैं, बैरून मुल्क रहे हैं। जी, तो बैरून मुल्क में पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे आया आपको? वहाँ पे क्या काम नहीं ठीक था या यहाँ पे आपका काम ज़्यादा बेहतर है? देखें, मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी कुछ काज और कुछ मिशन रखते हुए चलाई है। तो मेरी जो प्रैक्टिकल लाइफ थी, इसमें मेरा शिपिंग साइड से, मैरीन साइड से तल्लुक़ था। मैं कराची में एक मैरीन में अप्रेंटिसशिप की, फिर मैंने 14 साल तकरीबन शिपिंग साइड पे गुजारे। फिर मैं बाहर चला गया एक टारगेट लेकर के। मेरा इतना टारगेट है, अपने मुल्क से, अपने वतन से मुझे शुरू से ही बहुत मोहब्बत रही है। मेरी ग्रोथ ही इस तरीके से हुई है कि अपना मुल्क होता है, तो इसमें आके बंदे को सुकून हासिल होता है, परदेस होता है। तो वहाँ मेरा मिशन था कि मैं बैरून मुल्क गया हूँ, तो भी मैं वहाँ भी 4 कंपनियाँ मैंने की हैं। हर कंपनी में मेरी ये सोच रही है कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मैंने इंडियन कंपनी के अंदर भी काम किया है, वहाँ भी मैं पाकिस्तान का झंडा गाड़ के आया हूँ कि पाकिस्तानी टैलेंटेड लोग हैं,
तो वहाँ भी मैनेजरियल सीट थी मेरे पास। 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें मैंने उनको कुछ करके दिखाया है। अच्छा, सुनने में आया है इंजीनियर काम नहीं कर पाते थे, वो आपके पास आते थे और आप वही काम जो 10-10 दिन वो खप जाते थे, आप 1-2 मिनट में वो करके उनको दे देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा ही है। सिर्फ उसमें नहीं, मैं जो है ना, मेरी ट्रेनिंग कुछ, मेरी माइंडसेट इस किस्म का है कि इम्पॉसिबल जो है वो मेरे जहन में कभी नहीं आया। मैं दोस्तों को भी तलकीन करता हूँ कि कभी भी इम्पॉसिबल का लफ्ज़ जो है ना, प्लीज़ इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर काम, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया था कि मेरी टेक्निकल जॉब थी और जो मैं काम पकड़ता था वो चैलेंज वर्क होता था और वो हो जाता था। जो साहब, आपके कालमों में हमेशा अवाम की हकूक़ और हुकूमत वक्त को आईना दिखाया जाता है। क्या वो इस आईने का सामना कर पाते हैं या इसको भी सियासी नाम में दिया जाता है या सियासी रंग दे दिया जाता है? देखिए जी, मैं अल्फाज जोड़ता हूँ, जोड़ के अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसको आप आईना दिखाने का इस्तेमाल कर लें कि इसको आईना दिखाना बोल रहे हैं, या सच और हक उन तक पहुँचाना बोल रहे हैं। अमल करना तो जो है वो मेरे बस में नहीं है। मैं तकीद और तलकीन करता हूँ कि अगर इस पे अमल हो जाए तो बेहतरी होगी। तो इसलिए मैं बिला झिझक अपनी बात करता हूँ और जो कहना होता है वो कह देता हूँ। पीटीआई की या ज़िली जो बॉडीज़ बनी है हर शहर के अंदर, वो कोई इतना अमली काम करते दिखाई नहीं देती, फोटो सेशन तक ही महदूद है, इसकी क्या वजूहत है? बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। असल में हमारी जो तवक्कात है ना, हम बड़ी जल्दबाज सी कौम है। इस जल्दबाजी और बेसब्री में हमने 70-72 साल निकाल दिए। तो उसके बाद भी अगर कुछ किसी रास्ते पे चलने की कोशिश की है अभी इमरान खान ने, तो इसमें भी हम बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत पहली दफ़ा आई है पाकिस्तान में, तो वर्कर भी डेफिनेटली, और इसमें जो है ना बहुत कुछ देखना करना एक ही दम पड़ गया है कि तंजीमें जो हैं ज़िले की लेवल की या तहसील की लेवल की या पूरे मुल्क में जो पंजाब में ख़ास तौर पर तंजीमें बनी हैं, तो ये भी, उसके बाद महंगाई का इशू आ गया, उसके बाद करप्शन के इश्यूज़ आ गए, ये सब कुछ एक ही दफ़ा देखना और करना पड़ गया। तो इसलिए फ़िलहाल तो जो पीटीआई की जो तंजीमें हैं कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही, ये हकीकत है। लेकिन उम्मीद है कि वक्त आने पर सबको जो है वो अपना अपना काम करना पड़ेगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ये देखना चाहिए जो तंजीमों के ओहदेदार हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आवाम के साथ कितना राब्ते में हैं, आवाम के हकूक़ जो है वो उनकी कितनी नज़र में हैं, जो आवाम के मसाइल हैं वो कितनी नज़र में हैं। तो इसमें वो उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत जो है उस तक ये आवाम के जो मसले मसाइल हैं, जो मैसेज है हुकूमत तक पहुँचाएँ। जो सब जो पीटीआई की ज़िली जितनी भी तंजीमें हैं उनके अंदर लेग पोलिंग बहुत है, यानी कि दूसरा, हालांकि दोनों बंदे ही पीटीआई के हैं, लेकिन दूसरा एक बंदा दूसरे बंदे को देखना भी पसंद नहीं करता। इसकी क्या वजह है? जी, यानी कि दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों एक हालिया वाक़या आपके साहिवाल के अंदर भी पेश आया था, जिसमें एक बंदा जो था पीटीआई का रहनुमा था, लेकिन पीटीआई के बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता कायम किया कि इसको खिंच के रखो। जी, आपने जो है ना 2-3 सवाल इकट्ठे ही कर दिए हैं, तो पहले का जवाब मैं देता हूँ आपको कि जो लेग पुलिंग है। जी, लेग पुलिंग। देखिए जी, लेग पुलिंग जो है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारी फितरत में शामिल है। ये सिर्फ पीटीआई नहीं,
किसी भी इदारे में, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि यही वो खामी है, यही वो गलती है कि हम एक कौम नहीं बन सके। एक दूसरे को अगर हम लोग अप्रिशिएट करते रहें, जिम्मेदारियां जो हैं वो सबको मेरिट पर दी जाएं, जो कुछ कर सकता है, जो डिज़र्व करता है किसी ज़िम्मेदारी के लिए, उसको वो ज़िम्मेदारी दी जाए और दूसरों को बर्दाश्त करना चाहिए। लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पीटीआई में है तो गलत है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ जो लेग पुलिंग करते हैं उनको भी आईना दिखाते हुए कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन ये फितरत में शामिल है। जैसे यहाँ पे बहुत सी पीटीआई की तंजीमें हैं, कोई कह रहा है मैं लेबर को हैंडल कर रहा हूँ, कह रहा है कोई नारकोटिक्स को हैंडल कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं फलां चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन किसी का कोई अमली कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजूहत है? देखो जी, इसमें जो है ना, दो चीज़ें हैं। जो अगर तंजीमों से बात की जाए या उनके जो सदूर हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे बात की जाए तो आवाम तक या पीटीआई के वर्कर तक जो मैसेज पहुंचता है वो ये है कि जी हमें अख्तियार नहीं दिए गए। मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता है कि कम से कम इस काम के लिए कोई अख्तियार चाहिए। भाई कौन से अख्तियार चाहिए? आप आवाम से रब्ता करें। इसके लिए क्या अख्तियार की ज़रूरत है? अवाम के अंदर जाएं, उनके मसाइल देखें कि अवाम किन मसाइल का शिकार है, तो आपको किसी अख्तियार की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई रोकेगा कि भाई आप अवाम के अंदर क्यों जा रहे हैं। जी। नारकोटिक्स है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि नारकोटिक्स कमेटियाँ बनी हैं, पूरे पंजाब में बनी हैं, शायद पूरे पाकिस्तान में बनी होंगी। अभी मंशियात को रोकना, मुलजमान को पकड़ना, ये तो नारकोटिक्स जो पॉलिटिकल कमेटियाँ होती हैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। पुलिस वो काम कर रही है। तो फिर ये कमेटियाँ क्यों? अच्छा, जो कमेटियाँ हैं ना, मेरी सोच के मुताबिक इनका काम ये होना चाहिए जिसके लिए किसी अख्तियार की ज़रूरत नहीं है। इनका काम ये होना चाहिए कि जो नौजवान पुलों के नीचे बैठे हुए अपनी जवानियां बर्बाद कर रहे हैं, उनके घरों के घर बर्बाद हो गए इस नासूर की वजह से। कमेटियां, इनका मकसद ये होना चाहिए कि उन नौजवानों के पास पहुँचे, उनके मसाइल जाने, उनके जो घर वाले हैं उन तक अपनी अप्रोच करें, उनको ब्रीफ करें कि आपका बच्चा इस इल्लत का शिकार है, इसके क्या वजूहात हैं, क्या नफ्सियाती, समाजी, मुआशी क्या वजूहात हैं, उसको दूर करने की कोशिश करें। इसके लिए किसी अख्तियार की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी है, इनको पकड़ना, इनको सज़ाएं देना, दिलवाना, ये उनका काम है। इसमें मैं समझता हूँ कि इन कमेटियों को किसी अख्तियार की ज़रूरत नहीं है। ना डीसी साहब मना करेंगे इनको कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। कैंप्स लगाएं, मुख्तलिफ देहातों में जाएं, पर्दापोशी के अंदर जो नौजवान मंशियात का शिकार है उसके घर वालों तक पहुँचें, उनके साथ मीटिंग करें, उनको ब्रीफिंग दें, उस नौजवान के मसाइल सुने, समझें कि ये कौन से ऐसे मुआशरती मसाइल थे कि जिसकी वजह से ये नौजवान ख़ुद भी बर्बाद हो गया, अपने घर को भी बर्बाद कर लिया, इसने अपने बच्चों को भी बर्बाद कर लिया। तो जो नौजवान, ये बहुत बड़ा एक नासूर है पाकिस्तान में मंशियात जो है, अगर उस नौजवान के मसाइल जानेंगे, ये कमेटियाँ, इसीलिए पॉलिटिकल कमेटियाँ हुकूमत तश्कील देती है, तो उसमें क्या होगा कि मुआशरे के अंदर अगर इस किस्म की कोई कमी बेशी है तो हुकूमत उसको दूर करने की कोशिश करेगी। रोज़गार के मसाइल हैं। एक नौजवान पढ़े लिखे मैंने देखे कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, पुलों के नीचे बैठे वो नशा कर रहे हैं, घरों से दूर हो गए, अपनी जवानी बर्बाद कर ली उन्होंने। उनसे जाके पूछें, भाई आप बेटा क्यों इस तरफ आ गए?
तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त नहीं है, उनको नौकरियाँ क्यों नहीं दी जाती? देखिए, अगर यूके के अंदर कोई एक बंदा उसको कारोबार उसका बंद है तो वो गवर्नमेंट उसको पे करती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक बेरोज़गार बंदा है जो है, उसके 10 बंदे खाने वाले हैं और बेचारा वो नशा ही करेगा ना, और क्या करेगा? अब गवर्नमेंट उनको नौकरियां फराहम क्यों नहीं कर रही? जी, आपने ये भी दुरुस्त बात की है। गवर्नमेंट को भी जो मेरा ख्याल है करना चाहिए ना, वो कर नहीं पा रही अभी कोई भी गवर्नमेंट। मैं मौजूदा गवर्नमेंट को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, नहीं कर पा रही। इस मंशियात से बचाने के लिए क्या होता है कि नौजवानों में कहते हैं जी खेलों को फ़रोग दो, हमारे मैदान जो है, अच्छा, वो सारे खेलों के मैदान आबाद करो तो नौजवान नशों से बच जाएंगे। सालाना रेस के प्रोग्राम बना दिए जाते हैं कि नौजवानों को अगर इस तरफ राग़िब हो गए तो सांस नहीं चढ़ेगा, अगर इनका सांस फूलेगा तो ये समझेंगे मैं सिगरेट नोशी या कोई मंशियात का इस्तेमाल करता हूँ, ये छोड़ दो। भाई ये ऐसा नहीं है। ये एक मेरी तहकीक के मुताबिक एक नफ्सियाती मसला है। नौजवान जो हैं वो एक नफ्सियाती मसले का शिकार है। उसमें सबसे बड़ा, आपने सही बात की है कि उससे सबसे बड़ा मसला जो है कि जो नौजवान हैं, पढ़ लिख जाते हैं, गरीब वालिदैन के बच्चे हैं, उनकी एक सोच होती है, उनका एक टारगेट होता है कि मैंने, माँ बाप ने मेरे ने इतनी मेहनत की है, मैंने इनको कुछ करके दिखाना है। उनको रात को नींद नहीं आती। जब नौकरी के लिए जाते हैं तो सिवाय रिश्वत और सिफारिश के, ये हकीकत है कि 70 साल से रिश्वत और सिफारिश के बगैर अवाम को उसके जायज़ हकूक़ नहीं मिले। बिल्कुल। जब ये सब चीज़ें होंगी तो नौजवान नफ्सियाती मसले का शिकार हो जाएगा। फिर वो अपना सुकून तलाश करने के लिए भागेगा इधर उधर, वो गलत सोसाइटी, गलत लोगों में जो उनमें जाके वो बैठना शुरू कर देगा। वहाँ से सुकून की तलाश उसको नशे में नज़र आ जाएगी। सिगरेट से स्टार्ट करेगा, ऐसा ऐसा तरक्की करता जाएगा, आखिर इंजेक्शन लगा के किसी पुल के नीचे उसकी लाश पड़ी होगी। ये एक बहुत बड़ा मुआशरती मसला है। इस पे मैं कहता हूँ कि हुकूमत को गौर करना चाहिए, और नारकोटिक्स कमेटियाँ जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वालिदैन से मिलें, उन नशे का शिकार नौजवानों से मिलें, तो मिल के उनके असल मसाइल जानें कि ये नौजवान इस तरफ क्यों राग़िब हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिर क्या करें कि अपनी रिपोर्ट्स बनाएं, वो रिपोर्ट्स ऊपर भेजें, इवेंट मुनक्कद करें जिसमें जो है लोगों को बुलाएं, एक टीमें बनाएं, हर यूसी लेवल की टीमें बनाएं जो अपने अपने इलाके की रिपोर्ट दें। ये जबर से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इसकी सप्लाई को रोका जाए। इसकी सप्लाई आम आदमी या आम मंशियात फरोश तो नहीं है, उनके ऊपर हाथ डाला जाए। ये हुकूमत का काम है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है कि असल सप्लाई इसकी रोके। तो सबको मिलजुल के गौर करना पड़ेगा। उनको कैसे रोक सकते हैं? वहाँ तो बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो खुद काम करवा रही हैं, कैसे हाथ डाला जा सकता है? जी, ये बदकिस्मती है, लेकिन कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर कोई मुखलिसाना तरीके से इस काम को ख़त्म करना चाहे तो बड़ी मछली जो है वो भी जब समुंदर में मरती है ना तो उसमें बदबू पैदा हो जाती है। जो सब जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं उस कौम के हॉस्पिटल वीरान होते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो गवर्नमेंट को खेलों के जो मैदान हैं उनको आबाद करना चाहिए ताकि नौजवान जो नस्ल हमारी तबाही की तरफ जा रही है वो खेलों की तरफ राग़िब हो। बिल्कुल, आपने नौजवान नस्ल जो है उनके अंदर ये शऊर बेदार करना चाहिए। जी, आपने दुरुस्त बात की है। खेलों के मैदान जो हैं वो बहुत पहले से वीरान हो गए। जो मेन खेलें थी वो भी स्कूल से ख़त्म कर दी गई हैं। स्कूलों से हॉकी होती थी, पीटी, मुख्तलिफ़ खेलें होती थी, पीटी शो से लेकर हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़, रेस, ये सब एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के स्कूलों में ख़त्म हो गई हैं।
इसके लिए भी हुकूमत ने जो है वो कमेटियां बनाई हैं, विंग बनाए हैं माशाल्लाह, जो खेलों को प्रमोट करने वाले हैं। तो आज आके हमारे पास एक ही खेल है जिसको मैं कहता हूँ कि हुकूमती लेवल पे भी उसी को प्रमोट किया गया है, वो दरामदशुदा खेल है क्रिकेट। बिल्कुल ऐसे सिर्फ क्रिकेट को ही खेल समझ लिया गया है, तो बाकी जो एक्टिविटी थी, हॉकी थी, दीगर फुटबॉल था, जो हमारे इस कल्चर के मुताबिक जो हमारे रवायती खेल थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। मैं तो इसको भी एक साजिश कहूँगा कि ये साजिश है इस मुल्क के नौजवानों के ख़िलाफ़ ही है कि हेल्थ एक्टिविटी जो उनकी जो सब सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं। जो सब आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत जो आपकी बहुत ज़्यादा आइडियल हो, कि आप इसको आपकी बहुत ही आइडियल शख्सियत है, वो कौन सी है? देखिए जी, आइडियल शख्सियत का अगर मुझसे आप सच पूछें ना, तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी आइडियल शख्सियत है कि उनके हौसले से, उनकी जो जिस तरह जो कुछ उन्होंने हमें बताया, जो सबक दिया, जो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, वो सच है। बेशक बेशक, इसकी कोई शक नहीं। जब सच बोलना, सच के ऊपर चलना हम लोग शुरू कर देंगे ना, और झूठ को ख़त्म कर देंगे, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी आइडियल शख्सियत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सब हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, आपके पीछे हमारी भाभी का हाथ तो नहीं? ये अच्छा सवाल किया आपने, मुझे जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। बहुत होगी, अब थोड़ा सा इसके अंदर, कहानी के अंदर थोड़ा सा। देखिए जी, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि औरत जो है, बीवी जो है, आपकी जीवन साथी होती है, वो आपका हौसला होती है। तो डेफिनेटली मेरे पीछे जो है औरत का ही हाथ है, और वो मेरी बीवी है कि जो मुझे हौसला देती है, तो कि मैं जो उनको टाइम देना होता है, उनसे टाइम निकाल के तो आम की खिदमत की सोच हर वक्त मेरे जहन में होती है। तो बहरहाल मेरी बीवी का, मेरी वाइफ का मुझे बहुत हौसला है। जी। अच्छा, जो सब जवानी कैसी गुजारी है आपने? रंगीन मिजाज भी थे? डॉक्टर साहब, अगर सच पूछे ना, तो मैंने जवानी गुजारी नहीं है। मैं तो जो है वो अपनी अवाइल उम्री में ही जो है वो जवान हो गया था। जी जी। तो जो जवानी में होता है कि बंदा मुख्तलिफ एक्टिविटी, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना। तो आपको बताया मैंने अपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कि मैं तो 10वीं क्लास से, मैट्रिक से पहले ही मैं बस ये खिदमत का, अवाम का, हकूक़ का, ये सब जो है भूत मेरे सर पे सवार हो गया, तो उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो आपने जो इशारा किया है कि जवानी की रंगीनी है, तो मैंने नहीं देखी। जो सब, अब अगला सवाल मेरा जो था वो ये था कि मोहब्बत में कोई धोखा खाया? जब आपने रंगीनी नहीं देखी, तो मोहब्बत में धोखा क्या खाया होगा? नहीं जी, मोहब्बत देखें, मोहब्बत का आप जो हमारे कल्चर में एक ट्रेंड है ना कि मोहब्बत जो है वो बस सिर्फ औरत और मर्द कह लें कि इसी को मोहब्बत का नाम दिया गया है। मोहब्बत अपने मिशन से भी होती है। बिल्कुल सही। तो मैंने जो मेरे मिशन ज़िंदगी में रहे, उनमें मैंने धोखा नहीं खाया। अगर खाया भी है कभी, तो मैंने उसको महसूस नहीं किया। तो सच बोलने के लिए, सच पर चलने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है ना। बेशक। तो वो मैं बर्दाश्त, मेरे सब दोस्त जानते हैं कि उन तकालीफ़ को, उस क्रिटिसिज्म को मैं बड़े हौसले से बर्दाश्त करता हूँ और कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। जो सब माशाल्लाह आप भी जवान हैं, तो क्या खाते हैं आप? आम रोटी पानी। आप यकीन करें कि मेरा कोई भी शौक़ नहीं है। कुछ स्पेशल कुछ चीज़? नहीं, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है। तो कहते हैं गोश्त जो घर में पका होता है ना, वो मेरे सामने आ जाता है। मैंने आज तक उसको रद्द नहीं किया।
तो जो भी आता है मैं खाने के बाद अल्लाह करीम का शुक्र अदा कर देता हूँ। तो उस खुराक में गोश्त के विटामिन भी शामिल हो जाते हैं और सारी प्रोटीन जो इंसान को चाहिए होती है वो शामिल हो जाती है। तो दूसरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखता। तो दिल में बुग़्ज़, हसद, कीना, ये चीज़ें इंसान को अंदर से खा जाती हैं। जो दिल में बात होती है वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, कर देता हूँ। मैं सच्ची बात को दिल में नहीं रखता। और जो मैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो इसमें मैं एक नुक्ता बयान करता हूँ कि दोस्तों को भी इसका शायद फ़ायदा हो कि भाईजान कभी भी सच को दिल के अंदर नहीं रखें। ये आपके दिल के अंदर रखने की चीज़ नहीं है, ये बाहर निकालने की चीज़ है। आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। अगर इसको अंदर रखेंगे ये आपको खा जाएगा और दूसरों को फ़ायदा कोई नहीं होगा। सच बोलते रहें, सेहत अच्छी रहेगी। जो सब आप मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर जब आप बात करती हैं, ये मैसेज करते हैं, तो बहुत ही रोमानी सी बातें होती, बहुत से लोगों के तो ऊपर से गुजर जाती होंगी। तो आम अल्फाज में उनको समझाया करें आप, या कोई उनको ये होता है कि ये नाराज़। तो यही होती है कि मैं जो कॉलम भी लिखता हूँ ना, तो वो भी मैं बहुत ही उसमें इतनी ज़्यादा वो लफ्ज़ों की पेचीदगी या गेड़ियाँ ये मैं नहीं देता। उसमें कोशिश होती है कि सादा लफ्ज़ों में सादे लफ्ज़ों से बात की जाए, तो जिसको आम आदमी भी समझ जाए। तो अगर सादा लफ्ज़ों को भी आम आदमी नहीं समझता तो फिर शऊर की कमी है। तो शऊर की कमी इंशाअल्लाह ताला जो है उसमें भी सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो आदमी जिस तरीके से जिस तरह से समझ सकता है ना, तो उसको उसी की ज़ुबान में उसी तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। सुनने में आया कि पिछले दिनों आपके जो ये सादा और सच्चे अल्फाज हैं, उनसे आपके कोई दोस्त भी नाराज़ हो गए थे कि आप बिल्कुल ही सच बात कर दी। देखें, ये जो नाराज़गी है ना, वो मैं सच बोलने से पहले जो है ये चीज़ सोच लेता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को तकलीफ़ होगी, उनकी बात समझ में नहीं आएगी। मैं उनकी नाराज़गी भी है उसको वक्ती समझ के तो मैं अपनी तरफ से ही दूर कर देता हूँ। मैं दिल में नहीं रखता कोई भी बात। अगर किसी के नाराज़गी या किसी से खौफज़दा हो के आप सच बोलना शुरू कर देंगे तो अपने काज को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अच्छा, जो सब ये आजकल आम तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर पटवारी, यूथिए और इस तरह के अल्फाज जाले इस्तेमाल होते हैं, इनकी असल डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन तो कोई नहीं है। असल में जो है ना, ये भी एक कौम के साथ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि जब सोशल मीडिया पर यूथिए, जाले और पटवारी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक साजिश है जिसको कौम को समझना चाहिए कि कौम को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है, यूथिए, जाले और पटवारी बना के। इस टर्म को हमें ख़त्म करना होगा, एक कौम बनना होगा। ये जो ग़ुलाम रखना चाहते हैं ना हमें, खा किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक़ है, हमें ग़ुलाम रखना चाहते हैं, तो ग़ुलाम के ऊपर कुछ ना कुछ नंबर तो लगाया जाता है ना, कोई निशानी लगाई जाती है। तो ये ग़ुलामों की निशानियां हमारे ऊपर लगा दी जाती हैं यूथिए, जाले और पटवारी बना के, ताकि हम हर किसी को नज़र आना शुरू कर दें। और हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब वो वक्त अभी दूर नहीं है कि ये कौम एक कौम बनेगी। इंशाअल्लाह यूथिए, जाले और पटवारी नहीं बनेगी। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा शऊर दे दिया है कौम को। ये अभी वो वक्त ख़त्म हो गया कि जब ये लोग अपनी पार्टियों को झंडों के लिबास पहना के ग़ुलामों की निशानियां लगा के सड़कों पे निकालते थे, बिल्कुल ऐसे ही, चंद टकों का लालच दे के। इनकी साबका हुक्मरानों को मैं कहूँगा, अभी इस हुकूमत को तो 2 साल 2.5 साल हुए, साबका हुक्मरान जो एक अरसे से इस मुल्क पे हुक्मरानी करते आ रहे हैं, उनकी सोच पूरी कौम को ग़ुलाम बनाना थी, जिसका अभी कभी कभी जलसों के अंदर मैं मुजाहरा देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि सर से लेकर पाँव तक
उसको लिबास पहनाया हुआ है और 300-300 रुपये दिहाड़ी पे उनको घेर के लाए हुए, गुलाम बना के अपने नारे लगवाने के लिए। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जो सब सियासी शोबदाबाज आप किनको कहते हैं? मैं सियासी शोबदाबाज जो है ना डॉक्टर साहब, उन लोगों को कहता हूँ कि जो सामने कहते कुछ हैं, अंदर उनके कुछ होता है, अमल वो कुछ करते हैं। जब अवाम में आते हैं तो अवाम को वो शोबदाबाजी दिखाते हैं, तो जब उनके मफादात पे ज़रूरत पड़ती है तो सब एक होते हैं। मैं आम ज़बान में उसको, बाकी तफसीलन मैंने कॉलम में लिखा है अपने, तो उसको मैं एक मिसाल के तौर पे पेश करूँगा कि अब जो ये PDM की तहरीक है कि इन्होंने बनाई है, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मिल के, इनमें तकरीबन सारी जमातें वो शामिल हैं कि जो कल तक अवाम के सामने आके एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, अपने आप को निजात दहिंदा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अवाम ये चीज़ें, उनकी शोबदाबाजियाँ देख के उनके पीछे लग जाती है, और वो ये शोबदाबाजियाँ 50 साल के जमहूरी दौर से हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसकी मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है कि ये सियासी शोबदाबाज हैं, लेकिन अब इनकी शोबदाबाजियाँ जो है वो अवाम समझती जा रही है और इंशाल्लाह समझ जाएगी। अच्छा, इस कॉलम में आपने हर सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाया है, तो इसमें लोग आपके मुखालिफ नहीं हो जाएंगे? देखें जी, लोगों से मुराद मेरी सियासतदान ही है जी, क्योंकि जारी बात आपने देखिए जी, उनके मुखालिफ होने से जो है ना अवाम की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खाली मैं ही नहीं, मैंने तो लफ्ज़ों को जोड़ के उनके ऊपर तनकीद की है बराए तमीर कि शायद उनके दिल में मेरी बात उतर जाए। तो बाकी अवाम भी उनको समझ चुके हैं, कि ये शोबदाबाजी अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है। 50 साल जमहूरी दौर में इन लोगों ने बहुत शोबदाबाजियाँ दिखा ली। अपने मुफादात जब जद में आते हैं तो ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनको नहीं नज़र आता कि कल तक ये जिसके मैं बराबर खड़ा हूँ ये मुझे सड़कों पे घसीट रहा था। इनको नहीं नज़र आ रहा कि कल तक ये शख्स जो है ये मेरे यानी मेरी ज़ातियात की इंतहा तक मेरी तौहीन कर रहा था। जब इनके अपने मुफादात को जद पड़ती है तो अवाम के मुफादात के लिए तो 50 साल से इन्होंने आज तक सोचा भी नहीं है। तो इसलिए मुझे उनसे कोई गिला या खौफ नहीं है, मैं अपनी बात करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम चाह रहा है, क्या आप इन निज़ाम से मुतमन हैं? जी, अच्छा सवाल किया आपने। इसका जवाब, जहाँ तक मुतमिन होने की बात है ना डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ, सच बोलूँ तो। वो मुतमिन मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम जिस तरह का होना चाहिए या जिस मकसद के लिए ये जमहूरियत इंपोर्ट की गई थी मगरब से, जो इस वक्त हम जिसके ऊपर चल रहे हैं, ये इस जमहूरियत की हमें ज़रूरत है, थी या इन फ्यूचर होगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरमायादार, जागीरदार, पैसे वाले लोग, अशराफिया, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है गुज़श्ता 50 साल दौर में। गरीब की तरफ तो अभी, आवाम की तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं है। जमहूरी जो सिस्टम है ना, जो आइन हमारा पहला आइन जो 1954 में बना था, तो इस मुल्क का नाम उसमें रखा गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हमारी बदकिस्मती है कि उस आइन के बाद सन 56 का आइन वो आया, पाकिस्तान बनने के बाद ही उस पर काम शुरू हो गया था 9 साल के बाद, जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। अयूब खान के दौर में
सन 56 में उस आइन को ख़त्म कर दिया गया, जमहूरी दौर आ गया। 73 का आइन जो मुश्तरका तौर पे उस वक़्त की सब पार्टियों ने मिलकर बनाया था, उस आइन के अंदर कुछ अवाम के हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं अवाम के लिए, जिसमें तालीम, सेहत, रोज़गार, प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ अवाम का, ये सब रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उस आइन में 18 तरमीमें कर दी गई। 18 तरमीमों के अंदर एक भी तरमीम ऐसी नहीं है कि जो अवाम के या पब्लिक के, आम शहरी के मुफाद के लिए की गई हो। हर जमहूरी बादशाह, मैं इनको कहता हूँ, जमहूरी बादशाह जो भी आया है उसने देखा है कि आइन के अंदर मेरे मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मिल सकता है, इसमें वो तरमीम कर डालो। इस जमहूरियत में तो इसको जो है मैं डिक्टेटरशिप कहूँगा, जमहूरियत नहीं है। सही। तो कोशिश हो रही है इंशाल्लाह ताला कि आइन पे जो है अमल दरामद होगा। मैं थोड़ा सा हौसले में हूँ नई हुकूमत से कि अल्लाह की मेहरबानी से, तो जिसकी मैं मिसाल देता हूँ कि सेहत फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है, तालीम, अच्छी तालीम रियासत की ज़िम्मेदारी है, प्रोटेक्शन, रोज़गार, मुनासिब रोज़गार रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो इमरान खान की एक बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा और मुझे हौसला है थोड़ा सा कि उसने कम से कम आइन में जो मेन पॉइंट हैं अवाम के हकूक़ के, एक के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया है। जो इंसाफ सेहत कार्ड के नाम से उसने सेहत की ज़िम्मेदारियाँ टोटल रियासत की होंगी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर। इस पे मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह ताला। जो सब पीटी हुकूमत आने से पहले हर एक गरीब आदमी को जो मेडिसिन है वो हॉस्पिटल से फ्री मिलती थी, टेस्ट उसके फ्री होते थे। अब आप हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट लेकर जाएं तो वहाँ पर टेस्टों के भी पैसे लिए जाते हैं, मेडिसिन भी बाहर से मंगवाई जा रही है। तो क्या ये तब्दीली है? जी, तो आपने सही बात की है, लेकिन ये सब कुछ अभी नहीं हो गया। मैं इसकी वजूहात है ना, कुछ वजूहात इसकी ये है कि मैं उसको माफिया का लफ्ज़ नहीं दूंगा, इसलिए कि माफिया जो है ना एक बड़ा एक खौफ की अलामत है वो माफिया, कि माफिया मुल्क के ऊपर काब्ज़ हो गया है। माफिया नहीं भाई, ये एक बहुत मुफाद परस्तों का टोला है कि जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ पैसा, हवस, हिरस, अवाम के ऊपर जबर, जुल्म, जल्दी जल्दी जो है सब कुछ समेट लेना। तो वो लोग जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की हुकूमत जो है ये कुछ तब्दीलियाँ लाएगी, या इसकी सोच ये है, या इस बंदे के कुछ मिशन इस तरह के हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब मैं इसको आम ज़बान में ये कहूँगा कि दूध के नीचे जब आग जलाओ ना तो उसको उबाल तो आता है ना। तो ये सब एक उबाल है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब दूध का उबाल ख़त्म हो जाता है ना, फिर उसके अंदर जितनी मर्ज़ी तेज़ आग जलाओ दूध की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो एक लिमिट के अंदर पकता रहता है। पक के तो फिर उसका खोया बनता है और खोए की कीमत और बढ़ जाती है। ये इंशाल्लाह ताला एक दूध का उबाल है। ये महंगाई, ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन, अवाम के ऊपर जुल्म, मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि ये दूध का उबाल ख़त्म हो जाएगा और ये एक खोआ बनेगा। चलें, अल्लाह ताला बेहतर करे कि हम उम्मीद करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे वो खोया बन जाए, ताकि आवाम को भी उसका कोई फ़ायदा हो उस खोए का, इंशाल्लाह, जो कि अब तक नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मेडिसिन जो है इस वक्त तकरीबन 50% से ऊपर चली गई है। जो एक हार्ट की मेडिसिन आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले 1500 की मिलती थी, आज वही मेडिसिन कार्डियक की जो है वो 5000 5,500 रुपये में आ रही है एक महीने की, अगर कोई मरीज़ जो लेते हैं हमें बताते हैं। जी ये बिल्कुल हकीकत है, मैं इसकी बिल्कुल तायद करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इसको मुख्तलिफ़ जगह पे लिख भी चुका हूँ कि मरीज़ तो पहले बेचारा मरीज़ होता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये जुल्म नहीं होना चाहिए कि दवाइयों की कीमत जो है ये कई गुना बढ़ गई है। वो गुना अभी मैं नहीं सामने लाऊंगा,
कि जो चीज़ 1 रुपए की थी वो 10 रुपए तक की हो गई है। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि अपनी रेट कायम करे और एक तरीक़ाकार बनाए कि कीमतें जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं बढ़ाए। जैसे आम तौर पर भी जो महंगाई है ना, ये खुद साख्ता महंगाई इसको मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ऐसे कि ये खुद साख्ता है, की हुई है। हुकूमत को अपनी इस पर रेट टाइट करनी चाहिए और हुकूमत की कमज़ोर रेट की वजह से भी ये थोड़ी सी महंगाई जो है ये ज़्यादा हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखते हैं और जद्दोजहद अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं, जो हमारे अख्तियारात में है, कि सच बोलते रहेंगे और सच अपनी गवर्नमेंट के सामने लाते रहेंगे, अवाम के मसाइल उनके सामने लाते रहेंगे। जो सब पीटी हुकूमत ने सिविल नाफरमानी की बात की थी, मुल्क के अंदर तब्दीली की बात की थी, आज उस तब्दीली में बहुत सी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि आए रोज़ वज़ीर तब्दील हो रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ये आपने अच्छी बात की है। सिविल नाफरमानी तो मैं उसको नहीं कहूँगा। बिल फाड़ दें, बिजली के बिल जमा ना करवाएं, फाड़ दें, आग लगा दो, गिराओ, जलाओ, ये बात तो हुई थी। ये चीज़ें हुई थी, लेकिन इसको उस वक़्त के हालात क्या थे ये भी आपने थोड़ा सा सामने ये चीज़ को भी गौर करना है इसके ऊपर भी, कि वो हालात कुछ एक तहरीक की तरह के हालात थे। असल मसले जो अवाम के, जो रियासत के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, रियासत वो अब तक अदा नहीं कर पा रही किसी भी जमहूरी दौर में। तो उसकी तरफ मुझे महसूस हो रहा है कि जो इमरान खान के जज्बात हैं या जो उसकी सोच है या जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल, तो वो ये सब इंशाअल्लाह ताला मसले ऐसा ऐसा दूर हो जाएंगे। अवाम को पेट्रोल 100 रुपये भी महसूस नहीं होगा। अभी देखें, आप पेट्रोल की बात ही इसकी बात ही कर लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला है जिसको कोई उसका रोज़गार भी इतना नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, उसके लिए तो 1 रुपये की भी बहुत हसीयत है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो 2-2.5 हज़ार रुपये जो है वो फास्ट फूड पे जाके लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो अगर घर में खाएं तो वो 100 रुपये 200 रुपये में जो चीज़ तैयार हो जाएगी वो वहाँ पे 2.5 हज़ार रुपया दे के आएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये चीज़ घर पे भी खा सकता हूँ, कोई दूसरा जो मेरे हमसाया है वो भूखा बैठा है, कि मैं ये चीज़ यार ये मैं उसको कुछ आटे का थैला लेके दे दूँ। वही लोग आके अवाम के अंदर ये चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जी पेट्रोल महंगा हो गया। भाई रात को तुझे एहसास नहीं था जब तू पिज़्ज़ा हट पे बैठा था, वहाँ पे तू 4 हज़ार रुपया 2 रोटियों का पे करके आया है। अवाम में आते हैं तो आके जी पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो गया, जी लो जी हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई ये चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी के साथ साथ ठीक होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। असल मसाइल जो हैं वो दूर होने चाहिए। अच्छा, जो सब शेख रशीद नाकाम तरीन वज़ीर हैं, पहले उनको वज़ारत रेलवे का कलमदान सौंपा गया, अब उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया। वैसे वज़ारत सकाफ़त उनके ऊपर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनको बहुत दे दी जाती, उसके वो शौकीन भी हैं। अभी इसका मैं आपने बड़ा एक अजीब सा सवाल कर दिया, मैं क्या जवाब दूँ इसको। देखिए शेख रशीद साहब जो है ना, मैं उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर जमात के साथ समा जाते हैं। देखिए हर जमात के साथ, तो अभी पीटीआई में देखें तो इसकी अकेले इमरान खान ने बुनियाद रखी थी। जमात तो ऐसे लोगों के शामिल होने से ही बनती है, लेकिन उस बंदे की एक क्वालिटी की खरी बात मुंह पे कह देता है, लगी लपटी नहीं रखता वो। तो तजर्बाकार है। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हुकूमतों के अंदर सबसे ज़्यादा वजारतें लेने का भी जो है वो क्रेडिट इसको शेख रशीद साहब को जाता है कि जितनी दफ़ा ये वज़ीर रहे तो तजर्बा तो है ना उनको। तो बाकी हुकूमत जो है वो हर हुकूमत आजमाती है कि यार ये बंदे को उधर लगा के देखो, उधर लगा के देखो, ताकि हालात ठीक हो जाए इदारे के। ये तजर्बा तो होते रहते हैं। जो सब बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत ही अच्छी गपशप रही, बहुत मज़ा आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो नाज़रीन,
जैसा कि आपने दिलावर हुसैन चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, चौधरी साहब बहुत ही गहरा समुंदर हैं जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, नई मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। तो अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी।